तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक फिल्म की जिसका नाम है रैंडम मोशन। यह एक मलयालम फिल्म है और इस साल का बड़ा ब्लॉकबस्टर बन गया है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआती सीन में हम एक बूढ़ी महिला सुभद्रा को देखते हैं जो अपनी पोती सिया को एक कहानी सुना रही होती है। ये कहानी उसी के गांव कौशलगढ़ की है। सुभद्रा, बहुत समय पहले हमारे कौशलगढ़ में आकाश से एक सुनहरा पत्थर गिरा था। वह पत्थर इतना चमकीला था कि पूरा जंगल जल उठा। पत्थर में एक अद्भुत शक्ति थी। कई वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि यह पत्थर पूरी दुनिया की रक्षा करेगा। तभी हमारे कौशलगढ़ के राजा विक्रांत आए। उन्होंने कुछ कारीगरों से मिलकर उस पत्थर को एक मूर्ति का आकार दिया। उन्होंने उसमें कुछ दुर्लभ धातुएं मिलाईं और वह मूर्ति पूरे संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। राजा ने उस मूर्ति को अपने राज्य में ले जाया और देखते ही देखते पूरा राज्य समृद्ध हो गया। व्यापार भी अच्छा होने लगा। लेकिन वो पत्थर असल में हमारे कौशलगढ़ का था। कुछ समय बाद राज्य पर समुद्री डाकुओं का हमला हुआ। ये बहुत खतरनाक समुद्री लुटेरे थे जिन्होंने राज्य के समुद्र तट पर कब्जा कर लिया। राजा के सालों को भी उन्होंने बंदी बना लिया जो शांति का संदेश लेकर आए थे। राजा का एक सलाहकार बोला, कौशलगढ़ में एक योद्धा है जो कलाईपुरम कला में माहिर है। वह योद्धा और कोई नहीं, हमारे गांव के गुरु रघुराम की बेटी वैशाली है। फिर हम देखते हैं कि वैशाली आती है और अपने कौशल से उन सभी को बंदी से मुक्त कराती है। उसने उन खतरनाक समुद्री लुटेरों को हरा दिया। उसकी कलाईपुरम में महारत इतनी थी कि उसने अकेले ही उन सभी लुटेरों को हरा दिया। राजा ने उसकी वीरता की सराहना की और उसे अपने महल में बुलाया। राजा ने कहा कि वह उससे कुछ भी मांग सकती है। वैशाली ने विनम्रता से कहा, आप हमारे राजा हैं, लेकिन जो मूर्ति आपने ली है वह हमारी अमानत है। अगर आप उसे हमें लौटा दें तो मैं आपकी भेंट स्वीकार करूंगी। राजा ने सोचा कि पूरी दुनिया समुद्री लुटेरों के आक्रमण से बच गई है, लेकिन जो भेंट वैशाली मांग रही थी वह भी राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। काफी विचार के बाद राजा ने मूर्ति लौटा दी और वैशाली उसे वापस कौशलगढ़ ले आई, जहां सारे गांव वाले खुशी से झूम उठे। कुछ समय के बाद गांव में महामारी फैल गई। लोग मरने लगे और किसी को अपने सगे संबंधियों की भी चिंता नहीं रही। गांव के गुरु रघुराम की पत्नी माधवी, जिनसे वह बहुत प्रेम करते थे, भी उस महामारी का शिकार हो गई। गुरु रघुराम ने सबकी मना करने के बावजूद अपनी पत्नी को उठाया और जंगल की ओर चल दिए, यह मानते हुए कि अगर भगवान ने यह रोग दिया है तो वही इसका इलाज भी देंगे। कुछ समय बाद उनकी पत्नी ठीक हो गई, लेकिन रघुराम खुद उस रोग से ग्रसित हो गए। लोगों का कहना था कि उन्होंने अपनी पत्नी के शरीर से बीमारी को अपने अंदर ले लिया था। फिर एक दिन राजमहल से कुछ संदेश आए। संदेश में लिखा था कि इसे पढ़ने के बाद जला दिया जाए। रघुराम ने संदेश पढ़ा और कुछ दिन बाद वह भी दुनिया छोड़कर चले गए। उनकी पत्नी माधवी दुख में रोती हुई गांव छोड़कर चली गईं। वर्तमान में सिया अपनी दादी सुभद्रा से पूछती है, दादी, क्या यह सच है कि वह पेट से थी? सुभद्रा उसे डांटते हुए कहती हैं, यह बातें सुनने की तुम्हारी उम्र नहीं है। लोग कितनी बातें बनाते हैं, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। लेकिन सिया जिद करते हुए कहती है, दादी, क्या आप मुझे मिहिर की कहानी सुनाएंगी जो एक शातिर चोर था? सुभद्रा जवाब देती हैं, उस चोर का नाम रात में नहीं लेते, वह बहुत मनहूस है। इसी बीच हमें गांव कौशलगढ़ में दिखाया जाता है कि लोग मिहिर नामक चोर से परेशान हैं। वह हर घर से सोना और कीमती चीजें चुरा रहा है, खासकर अमीर लोगों के घरों से। मिहिर इतना तेज और ताकतवर है कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता। गांव वाले उससे अकेले सामना करने से डरते हैं और उसकी पकड़ने की योजना बनाते हैं। लेकिन फिर मिहिर अचानक आता है और सबके सामने गांव के सबसे अमीर जमींदार का सोने का दांत और गले की चेन चुरा लेता है और फिर से गांव वालों को चौंका देता है। गांव आशापुर में सभी लोग विक्रम नामक एक कुख्यात चोर से परेशान थे। वो बेहद चालाक था और उसकी हरकतों से गांव वाले तंग आ चुके थे। एक दिन हम देखते हैं कि कावेरी अपनी पोती शिवा को बता रही होती है कि कैसे विक्रम आखिरकार पकड़ा गया था। कुछ साल गुजर जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि विक्रम की बेटी मीनल अब बड़ी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। उसका बेटा हूबहू अपने नाना यानी विक्रम की तरह दिखता है और जो लड़की कभी कहानियां सुनती थी
वह भी अब बड़ी हो चुकी है। मीनल को हमेशा ताना दिया जाता था कि वह एक चोर की बेटी है। अब उसके बेटे को भी वही ताने सुनने पड़ते हैं। दूसरी ओर लक्ष्मी, जो एक बड़े घर की बेटी है, मीनल की फैमिली से नफरत करती है, लेकिन लक्ष्मी अजय से बहुत प्यार करती है। विक्रम ने एक बार लक्ष्मी के पिता को लकड़ी से मारा था, जिसके कारण लक्ष्मी के पिता का गुस्सा आज भी विक्रम और उसके परिवार के प्रति बना हुआ है। वह हमेशा कोशिश करते हैं कि अजय और उसकी मां को जेल भिजवा दें। अजय, हालांकि, एक सीधा सादा लड़का है जो एक रेडियो स्टेशन पर काम करता है। वह रेडियो के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड लक्ष्मी से बातचीत करता है। गांव में चोरी होती रहती है और कोई भी बड़ी चीज गायब हो जाती है तो शक अजय पर ही किया जाता है। अजय की मां को डर है कि उसका बेटा अपनी नानी के नक्शेकदम पर न चल पड़े। लक्ष्मी जानबूझकर अपने घर का किचन खराब कर देती है ताकि अजय को बुला सके और वो दोनों छिप छिप कर मिलते हैं। हालांकि गांव के लोग इन दोनों को साथ नहीं देख सकते। लक्ष्मी के पिता अजय पर हमेशा ताने कसते रहते हैं। वो कहते हैं कि अजय की फैमिली का इतिहास ऐसा है कि वे जानबूझकर चीजें खराब करते हैं ताकि ज्यादा पैसे कमा सकें। लेकिन अजय हमेशा शांत रहता है और कुछ नहीं कहता। कुछ समय बाद लक्ष्मी के घर से मोटर चोरी हो जाती है और पुलिस अजय के घर पहुंच जाती है। वे कहते हैं कि तुम ही लाइट ठीक करने गए थे और तुम ही इसके जिम्मेदार हो। पुलिस अजय को पकड़कर थाने ले जाती है और उसे यातनाएं देती है। नया पुलिस इंस्पेक्टर वीर उस पर धौंस जमाता है और कहता है, तुम्हारे रहते चोरी होगी, ऐसा नहीं चलेगा। फिर वह अजय को पीटने लगता है। अजय को कलारीपयट्टू की ट्रेनिंग मिली हुई थी। वह अपनी 2 उंगलियां इंस्पेक्टर वीर के पेट में घुसाता है, जिससे उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। वीर बोल सकता था, देख सकता था, लेकिन उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। अगले दिन थाने में एक नया अधिकारी, राजेश, आता है और पूछता है कि क्या सबूत है। वह कहता है, सिर्फ शक के आधार पर किसी को पकड़कर यातना देना गलत है। अजय को रिहा कर दिया जाता है और राजेश उसे समझाता है, अगर तुमने कोई गलत काम किया है तो उसे छोड़ दो और अपनी फैमिली के नाम को सुधारने का काम करो। इसके बाद गांव में सुरेश नाम का लड़का वापस आता है, जो अजय के साथ बचपन में पढ़ाई करता था। वह अपने पिता से लड़कर तीर्थ यात्रा पर चला गया था। कई सालों बाद वह गांव लौटा है, लेकिन उसे अपने पिता से कोई लगाव नहीं है। कुछ समय बाद गांव में सुदीप और उसके दोस्त भी आते हैं। उनका परिवार राजघराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन अब राजा नहीं रहे। वे लक्ष्मी के घर आते हैं और उनके पिता उनका स्वागत करते हैं। सुदीप एक बड़े त्योहार के दौरान होने वाली पूजा को रिकॉर्ड करने आया है, जहां मंदिर की दिव्य मूर्ति की पूजा होती है। यह त्योहार साल में एक बार ही होता है। एक रात अजय चोरी छिपे लक्ष्मी से मिलने जाता है और वापस लौटते वक्त देखता है कि कोई मंदिर से मूर्ति चुरा रहा है। अगले दिन पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है कि चोरी अजय ने की है, लेकिन असल में चोरी कोई और कर रहा था और अजय का नाम लिया जा रहा था। कुछ दिनों बाद सुरेश भागते हुए अजय के घर आता है और कहता है, तुम जल्दी से मंदिर पहुंचो, मंदिर की मूर्ति गायब हो गई है। ये काम सुदीप ने किया है और तुम्हारा नाम लेकर चोरी की। शक तो पहले से ही तुम्हारे ऊपर है। अजय उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम मेरे नाम पर चोरी क्यों कर रहे हो? सुरेश कहता है, भाई, तुम्हारा परिवार तो पहले से ही बदनाम है। तभी सुदीप आता है और कहता है, मुझे पता है कि मंदिर की मूर्ति किसने चुराई है और मैं तुम्हारा वीडियो लेकर सबको दिखाने वाला हूँ। मैंने तुम्हें छत पर चढ़ते हुए रिकॉर्ड किया था। अब अजय को अपनी बेगुनाही साबित करनी है और अपने परिवार का नाम। नरेश को सागर से यह कहते हुए सुना जाता है, यह मूर्ति मेरे पूर्वजों की है जो कृष्णगढ़ के राजा हुआ करते थे। राजा ने 3 मूर्तियां बनाई थीं, एक असली और 2 नकली। जब तुम्हारे पूर्वजों ने समुद्री डाकुओं से हमें बचाया था, राजा ने नकली मूर्ति उन्हें सौंप दी थी। इतने सालों से तुम लोग नकली मूर्ति की पूजा कर रहे हो, जबकि असली मूर्ति चोरी हो चुकी थी। असली मूर्ति को चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे नाना विक्रम थे। अब तुम्हें वह मूर्ति ढूंढकर मुझे देनी होगी। हम उसे लंदन में बेचेंगे। अगर तुमने 10 दिनों में मूर्ति नहीं दी तो हम गांव वालों को यह सब दिखा देंगे और तुम्हारे परिवार को गांव से निकाल दिया जाएगा। सागर घबराता है और कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। नरेश जवाब देता है,
तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है। सागर अपने घर लौटता है, परेशान होकर अपनी माँ से पूछता है, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? क्या दादा ने कभी मूर्ति के बारे में कुछ बताया था? माँ इस सवाल पर चुप रह जाती है। अगले दिन गांव वाले सागर के घर आते हैं और कहते हैं, हमारे योद्धा ने इस बार युद्ध नहीं लड़ा क्योंकि उसे दूसरे गांव ने खरीद लिया है। अब हमें तुमसे ही उम्मीद है, सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो। सागर इस शर्त पर लड़ने के लिए राजी हो जाता है कि उसकी माँ को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जो पहले कभी नहीं दी गई थी। फिर हम देखते हैं कि सागर प्रतियोगिता में लड़ता है, लेकिन अगले दिन सुदीप गांव के सामने माइक पर घोषणा करता है कि सागर और लक्ष्मी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यह सुनकर लक्ष्मी के पिता को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी बेटी को घर से दूर भेजने की धमकी देते हैं। इसके बाद कहानी पीछे जाती है और हमें विक्रम का अतीत दिखाया जाता है। विक्रम एक शातिर चोर था और उसकी पत्नी राधा उसे बहुत प्यार करती थी। गांव वाले विक्रम से इतने परेशान थे कि उन्होंने पुलिस को बुलाया और सभी ने मिलकर विक्रम के घर पर धावा बोला। लेकिन विक्रम के घर में एक गुप्त दरवाजा था, जहां से वह बाहर आया और पुलिस अफसर को बुरी तरह पीट दिया। विक्रम ने गांव वालों से कहा, तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, लेकिन अगर मेरी पत्नी और बेटी पर कोई आंच आई तो मैं पूरे गांव को मिटा दूंगा। उसी रात विक्रम ने मूर्ति चुरा ली और अपनी पत्नी के बदले गांव वालों से बदला लेने की कसम खाई। वह अपने लोहार दोस्त रवि को मूर्ति चमकाने के लिए देता है। रवि कहता है, मेरे पूर्वजों ने आसमान से गिरे उस पत्थर को पिघलाकर पहली बार राजा को दिव्य ज्योति सौंपा था, लेकिन यह मूर्ति असली नहीं है, यह केवल पीतल से बनी है। यह सुनकर विक्रम को सच्चाई का एहसास होता है। वह कहता है, राजा ने मेरे पूर्वजों को धोखा दिया था। उसने असली मूर्ति अपने पास रख ली और हमें नकली दे दी। अब मैं असली मूर्ति चुराऊंगा, लेकिन गांव वालों के लिए नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के लिए। विक्रम ठान लेता है कि वह राजा के महल से असली मूर्ति चुराएगा। एक रात वह और रवि चोरी छिपे महल में प्रवेश करते हैं और एक गुप्त सुरंग के जरिए मूर्ति तक पहुंचते हैं। जैसे ही विक्रम मूर्ति उठाता है, आसपास का पानी हवा में तैरने लगता है। उसे एहसास होता है कि इस मूर्ति में कोई दिव्य शक्ति है। वह मूर्ति को लेकर वापस आता है, लेकिन असली और नकली मूर्ति में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। फिर विक्रम कहता है, नकली मूर्ति को मंदिर में वापस रख दो, असली मूर्ति हमारे पास रहेगी, यही हमारा बदला होगा। विक्रम असली मूर्ति को ऐसी जगह छिपाने की योजना बनाता है जहां कोई उसे ढूंढ न सके। वह नकली मूर्ति को वापस मंदिर में रखने के लिए रात के अंधेरे में निकलता है, लेकिन तभी गांव वाले और पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। विक्रम के पास नकली मूर्ति होती है और वह कहता है कि वह इसे पानी में फेंक देगा। गांव वाले उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः उसे पकड़ लेते हैं और मूर्ति को वापस पाने के लिए संघर्ष करते हैं। हम देखते हैं कि विराट जमींदार राधा और उसके बेटे अमन को सामने लाकर धमकी देता है, हम इन्हें खत्म कर देंगे। तभी मनोज नकली मूर्ति को फेंक देता है और नदी के किनारे की तरफ कूद जाता है। बाद में वह नकली मूर्ति फिर से मंदिर में रखी जाती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, जहां 10 दिन बीत चुके हैं। मंदिर के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन मूर्ति गायब है। साहिल, अमन ने इधर-उधर काफी कोशिश की, पर उसे मूर्ति नहीं मिली। वो कविता के घर जाता है ये सब बताने, लेकिन वहां कविता नहीं होती। जब साहिल वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी कविता के पिता उसे दरवाजा बंद करके फंसा लेते हैं और कहते हैं, तूने गांव में सबको बताया था कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है, अब मैं सबको बताऊंगा कि मूर्ति चुराने वाला और वो जो सांप के घर से चोरी हुई वो भी तूने की। इसके बाद गांव वाले दौड़ते हुए कविता के घर पहुंचते हैं, लेकिन कविता के पिता पहले ही उसे दूसरी जगह भेज चुके होते हैं। कविता के चाचा दरवाजा खोलते हैं और साहिल वहां से भाग जाता है। गांव वाले उसके पीछे दौड़ते हैं और अंत में वह उसी नदी के किनारे पहुंच जाता है जहां पहले उसके नाना मनोज गए थे। गांव वाले उसे पत्थर मारकर घायल करने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कई साल पहले उसकी मां के सामने उसके पिता को मारा गया था। साहिल का पैर फिसलता है और वह नदी में गिर जाता है। वह घायल हो जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि पानी के अंदर एक सुरंग है। उसी सुरंग के अंदर उसे दिव्य मूर्ति मिलती है। मूर्ति लेकर बाहर आने पर सुदीप उसे रोकता है और कहता है, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा, बस ये मूर्ति मुझे दे दो।
लेकिन साहिल उसे मना कर देता है और उसे पीटकर मूर्ति अपने घर ले जाता है। वह कहता है, यह मेरी बेगुनाही का सबूत है। अगले दिन पुलिस अधिकारी गांव में आता है और कहता है, तुम लोगों ने एक निर्दोष लड़के को पानी में धकेल कर मारने की कोशिश की, इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है। लेकिन मैं तुम पर कोई केस नहीं करना चाहता, मैं गांव की अमानत लौटाना चाहता हूँ। वह पुरानी चुराई गई मूर्ति दिखाता है जिसे साहिल ने ढूंढ निकाला था। फिर हम देखते हैं कि साहिल की माँ उस मूर्ति को लेकर मंदिर जाती है और उसे वापस मंदिर में स्थापित कर देती है। लेकिन साहिल वहां नहीं होता, वह गायब हो चुका होता है। वह कविता को ढूंढने के लिए निकल चुका था। और इसी के साथ इंडिका मूवी का समापन होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।